हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे और फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कुछ 17 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, जिसमें हर टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। हम सारे टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको केवल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स आंसर में इंक्लूड करने हैं। तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे और एबायोटिक फैक्टर्स के को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये पढ़ा था। सो यहाँ पे पूछ रहा है डायापॉज हाइबरनेशन से कैसे अलग है। इस तरीके का क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर्स में आया है। डायापॉज पूछा गया है, एस्टिवेशन पूछा गया है, हाइबरनेशन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसमें अगेन आपको माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन लिखना होता है। सो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले डायापॉज और हाइबरनेशन, इन दोनों ही चीज में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑर्गेनिज्म सस्पेंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन रेस्पॉन्स टू अनफेवरेबल कंडीशन। कोई कंडीशन जिनमें भाई उनको रहने में नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी मजे, अनफेवरेबल कंडीशंस है, नहीं वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे उनकी बॉडी की एनर्जी यूज हो, वेस्ट हो, तो वो अपने आप को एकदम स्लो डाउन कर लेते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। सो डायापॉज में क्या होता है, यहाँ पे सस्पेंशन होती है एक्टिविटीज की, बट इट इज इन द केस ऑफ ज़ूप्लैंक्टॉन्स। ज़ूप्लैंक्टॉन्स में जो उनकी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, इसे वो कर देते हैं सस्पेंड। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन ही हो गया। दूसरी चीज आती है यहाँ पे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी कहते हैं, तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म, सर्दियां इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस टाइम पे वो छुप जाते हैं। छुप जाने का मतलब है कि जो भी उनका घर है, बरो है, वहां पे वो रहने लग जाते हैं और बिल्कुल सोते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल डाउन कर लेते हैं। सो इट इज द विंटर स्लीप। विंटर के टाइम पे वो अपनी एक्टिविटीज को डाउन करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि बियर हो गया, ठीक है, और एग्जाम्पल कौन सा हो गया, फ्रॉग जो है हाइबरनेशन भी करते हैं, एस्टिवेशन भी करते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है कि अगर कोई मरीन फिश प्लेस कर दिए जाए फ्रेश वाटर एक्वेरियम में, तो क्या उसकी कैपेबिलिटी होगी वहां पे सरवाइव करने की, अगर नहीं और अगर हाँ तो ऐसा क्यों। क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले आप इसको कैसे फ्रेम करोगे। मरीन फिशेस बेटा, दीज आर स्टेनोहेलाइन, इनमें से कुछ स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म भी आएंगे जो एक प्रॉपर पर्टिकुलर सैलिनिटी कंडीशन में ही सरवाइव करते हैं। देन ये जो मरीन फिशेस होते हैं, मरीन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम होता है, मरीन में काफी ज्यादा होता है और लगून्स में एक्सट्रीम सॉल्टी होता है। सो यहाँ पे दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ, सो दे आर अडेप्टेड to live in high saline condition। ये हाई सलाइन कंडीशन में रहने के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। अगर ऐसी मछली को आप फ्रेश वाटर एक्वेरियम में डाल देंगे, तो आप बताइए बेटा फ्रेश वाटर एक्वेरियम क्या हुआ, ये आपका हाइपोटोनिक हो गया, यस और नो। इट इज अ हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बहुत बहुत कम और वाटर की मात्रा ज्यादा, मतलब लेट्स सपोज डाइल्यूटेड वाटर है जिसमें सॉल्ट बिल्कुल बहुत ही कम है। ऐसे फिशेस को अगर इसके अंदर डाला तो क्या होगा, फिशेस की बॉडी के अंदर तो ज्यादा सॉल्ट है
लेकिन उनकी बॉडी के बाहर सॉल्ट नहीं है, तो पानी की मूवमेंट बाहर से अंदर हो जाएगी। सो क्या होगा, वाटर की जो मूवमेंट होगी इट विल बी इनसाइड द फिशेस, वो फिशेस के अंदर चली जाएंगी, जिसकी वजह से सारे जो सेल्स हैं वो उनके स्वेल हो जाएंगे और ऑब्वियसली सेल बर्स्ट हो जाएंगे एंड द फिशेस विल डाई। सो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी, दे विल डाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर अबव, ये 450 लिखा है, ये 45 डिग्री सेल्सियस है। हाउ आर सम माइक्रोब एबल टू सर्वाइव इन 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऑर्गेनिज्म है जो 45 डिग्री के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर क्यों ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके 100 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर रहा है टेम्परेचर, उसमें भी रह जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। तो एग्जाम्पल जैसे बेटा जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे थर्मस एक्वाटिकस आपने पढ़ा था, याद कीजिए, और एक आपके आर्की बैक्टीरिया हो गए। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ही रहते हैं। देन आपको यहाँ पे पॉइंट क्या फोकस करना होगा कि ये 100 से डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हमें किन जगह में पाया जाता है। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि हॉट थर्मल वेंट्स इन ओशंस, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं वहां पे होता है इतना टेम्परेचर। अब ये क्यों ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी की जो एंजाइम एक्टिविटी है, इनकी बॉडी में जो एंजाइम है ये बेटा थर्मोस्टेबल होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम एक्टिविटी है वो हाई टेम्परेचर को झेल जाती है। ये एंजाइम डीनेचर नहीं होते, दीज एंजाइम डू नॉट डीनेचर इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन पोजेस बट नॉट इंडिविजुअल। हमें बताना है कि वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो एक पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन इंडिविजुअल को नहीं करते। तो देखिए अब यहाँ पे आपके कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे। सबसे पहले डेथ रेट। तो क्वेश्चन में आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी, और डेथ रेट को हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी भी कहते हैं। कितनी डेथ हुई है पर कैपिटा, ठीक है, और कितनी डेथ हुई है डिपेंडिंग अप डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द नंबर ऑफ डेथ और टोटल एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, बर्थ रेट, बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं, नेटैलिटी कहते हैं, कितनी बर्थ हुई है टोटल पॉपुलेशन में। देन बेटा हमने पढ़ा था सेक्स रेशियो, कि कितना मेल टू फीमेल रेशियो है, परसेंटेज क्या है। अब ये केवल 3 एट्रीब्यूट्स नहीं है, 2 चीजें हमने सेपरेटली भी पढ़ी थी। एक पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ही पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है, और दूसरी चीज बेटा हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स और ऐड होंगे, एक आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। अब भाई इसको डिफाइन करना जरूरी है। सो देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था कि किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट एजेस के कितने लोग हैं। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस इन अ पॉपुलेशन, और इसको हम जब प्लॉट करते हैं तो हमें एज पिरामिड मिलता है। तो 3 तरीके के होते हैं, एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव, एक होती है रिप्रोडक्टिव एज,
और एक बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इट इज द पॉपुलेशन साइज किसी भी एरिया का किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये क्या होगा, इट इज द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इन एन एरिया एट अ टाइम। अब इसको कंप्लीट सेंटेंसेस में आप लिखेंगे। ठीक है, चलो तो याद रखेंगे ये चीज कि अगर पूछा है एट्रीब्यूट्स तो ये पांचों पॉइंट होने चाहिए, केवल ये तीन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नेम द इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। अब हर्बीवोरी का क्या मतलब है, पहले बेटा हर्बीवोरी मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो जैसे जो गाय भैंस हैं वो घास चरती है। अगर आप सोचिए, अब गाय भैंस तो नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे फॉरेस्ट में भी हर जगह बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अब अगर सारे एनिमल्स सभी प्लांट्स को खा जाएंगे तो सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करता है, ऐसी चीजें लेकर के आता है अपने अंदर कि जिससे वो हर्बीवोरी को प्रिवेंट करे। तो कौन कौन सी चीजें हैं, अब आप इसको दो चीज में डिस्क्राइब कर सकते हो, एक जैसे केमिकल अडेप्टेशन। अब मैंने आपको बताया भी था क्लास के बीच में और मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया है। आप ओपियम देखिए, ओपियम पॉपी जो है, पॉपी प्लांट से पेपेवर सेमनेवर से मिलता है, तो उसमें से हमें मॉर्फिन वगैरह मिलता है। कितनी सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें प्लांट से ही मिलती है। चाहे मैं लिख देती हूँ, जैसे मॉर्फिन हो गया तो ये हमको पॉपी प्लांट से मिलता है। देन आपका कैनबिस हो गया, इससे भी हमको टॉक्सिन्स मिलते हैं। तो प्लांट ये चीजें बना रहा है ताकि वो दूर कर सके एनिमल्स को। ऑब्वियसली एनिमल्स ऐसे प्लांट्स को नहीं खाएंगे भाई। दूसरी चीज क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में बांट सकते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या है, मतलब उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स में उन्होंने क्या क्या चेंज लेकर के आए हैं। तो जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास स्पाइन्स होते हैं, प्लांट में थॉर्न्स होते हैं, प्लांट के जो लीफ के मार्जिन्स होते हैं वो भी बेटा किसी किसी के स्पाइनी होते हैं। तो एनिमल्स ऐसे प्लांट्स को क्यों खाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ऑर्चिड प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री में, हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्चिड एंड द मैंगो ट्री। अब आपको पता है दिस इज कमेंसलिज्म, लेकिन आपको आंसर केवल कमेंसलिज्म पर लिख करके नहीं छोड़ना, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होता है, ऑर्चिड को क्या होता है और मैंगो प्लांट को क्या होता है। सो ये जो इंटरैक्शन होती है इट इज कमेंसलिज्म, और कमेंसलिज्म में क्या होता है, वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, एक को तो भाई बेनिफिट मिलता है, और अदर ऑर्गेनिज्म जो दूसरा होता है इट इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिट, ना इसको कोई फायदा है ना इसको कोई नुकसान है। अब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ऑर्चिड और मैंगो में वो कौन कौन है। सो देखिए बेटा, जैसे कि ऑर्चिड है तो इसको क्या होता है, इसको फायदा होता है। अब इसको कैसे फायदा होता है, ये उसके ऊपर सरवाइव करता है, एक तरीके से इसके ऊपर ये एपीफाइट की तरह ग्रो करता है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसको हैबिटेट मिल रहा है, ये अपना फूड एंड न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है। नॉट फ्रॉम मैंगो प्लांट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि जो इसकी जरूरतें हैं, न्यूट्रिशन है, फूड है, जो भी चीज चाहिए तो वो मैंगो प्लांट से नहीं ले रहा, मैंगो प्लांट के ऊपर बस वो घूम रहा है, अड़ा हुआ है, एपीफाइट की तरह रह रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं मैंगो प्लांट को क्या हो रहा है, तो मैंगो प्लांट को तो कुछ नहीं हो रहा, उसका तो कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं जा रहा, उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। सो इट इज नीदर हार्म नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे इसको कोई हार्म भी नहीं है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल
behind the biological control method of managing with pest or insect? क्या मेरा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, हमने बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े हैं, वो पेस्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, तो वो कैसे मदद कर रहे हैं, हमें मदद करते हैं फार्मिंग एंड ऑल सारी चीजों में। और दूसरी चीज क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। सो बेसिकली बेटा ये इंटरैक्शन है, तो इसका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंटरैक्ट कर रही है। सो इट इज अ कौन सा फंडा है ये, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का है, और पर्टिकुलरली क्या है ये, प्रीडेशन का है, खाते हैं ना भाई उसको, प्रीडेटर है। अब जैसे एग्जाम्पल आपको बेटा हमने मॉथ पढ़ा, तो जो मॉथ है वो ईट करती है, खाती है भाई प्रिकली कैक्टस को। देन उसके बाद जैसे गैम्बूजिया फिश याद कीजिए हमने पढ़ा है, इट ईट्स मॉस्किटो, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि मॉथ जो है वो कैक्टस को खत्म कर रहा है, तो कैक्टस हमारे लिए नुकसान नहीं है, ये वीड की तरह वहां पे फैल चुका है जो वहां के ऑर्गेनिज्म को नहीं रहने दे रहा है। मॉस्किटो है, बीमारियां फैलाते हैं, तो गैम्बूजिया फिश उस मॉस्किटो को मारेगा। सो दीज आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। सो अगेन जैसे मैंने कहा हाइबरनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी क्या होती है, दिस इज योर विंटर स्लीप। एंड एस्टिवेशन क्या होता है, दिस इज दी समर स्लीप। समर्स में हाई टेम्परेचर्स में ऑर्गेनिज्म सस्पेंड कर देते हैं अपनी एक्टिविटी को। अब एग्जांपल्स यहाँ पे लिखना मत भूलिएगा, जैसे बियर हो गया, फिर जैसे एस्टिवेशन में एग्जांपल आपके स्नेल्स हो गए। नाउ एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, अब ये क्या होते हैं। सो एक्टोथर्म को हमने कहा था पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, these are cold blooded organism। और एंडोथर्म बेटा होम्योथर्म, these are warm blooded। सो एंडोथर्म क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, सो दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। और वो ऐसा कैसे करते हैं, अपनी बॉडी की हीट को यूज करके। सो दे यूटिलाइज देयर बॉडी हीट। अब एक्टोडर्म में क्या होता है, दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने ये बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। फिर बेटा एग्जाम्पल्स लिखना नहीं भूलेंगे, एक्टोथर्म एंडो में एग्जाम्पल्स आपके आगे मैमल्स में। अब मैमल्स में बहुत सारे आगे, जैसे कि काऊ हो गया, ह्यूमन हो गया, देन आपके पास बर्ड्स हो गई बहुत सारी, क्रो, पैरट वगैरह, ठीक है। एक्टोथर्म के एग्जाम्पल क्या होंगे, इसमें आपके एम्फीबियंस आ गए, फ्रॉग्स वगैरह, इसमें आपके रेप्टाइल्स आ गए, देन इसके अंदर आपकी फिशेस आ गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस थिंग्स। अब यहाँ पे अलग अलग चीजों पे छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं, तो आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट लिखना जरूरी है। सबसे पहला, अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सबसे पहला क्या है, डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स। सो देखिए भाई, डेजर्ट प्लांट्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, डेजर्ट प्लांट्स किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, तो ये हमने किया था यहाँ पे सनकेन स्टोमेटा। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें लिख नहीं सकते, आपने 11th में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं मॉर्फोलॉजी में,
तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इनके पास सनकेन स्टोमेटा होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम कर सकें। एग्जाम्पल जैसे ओपनशिया हो गया, तो ओपनशिया के बेटा जो लीफ हैं वो स्पाइन्स में बन चुके हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ट्रांसपिरेशन। देन इस पे जैसे कि कैम्प पाथवे होता है, ऐसे प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं रात को, ठीक है ना। अगर मैं यही बात करूं डेजर्ट एनिमल्स के साथ, तो डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं, तो डेजर्ट एनिमल्स में मैंने आपको कंगारू रैट पढ़ाया था। तो कंगारू रैट का क्या होता है, इनका थिक कोट होता है बेटा, ये बरोज में रहते हैं, ये मेटाबोलाइज वाटर को यूज करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, जो कैसे मिलता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो यूरिन होता है वो काफी कंसंट्रेटेड होता है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वेस्ट जो होता है बेटा सॉलिड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कैर्सिटी। सेम प्लांट्स वाटर स्कैर्सिटी से कैसे बचेगा, तो इसमें भी सेम चीजें हैं, वाटर स्कैर्सिटी यानी डेजर्ट प्लांट्स वाली चीजें, तो बी वाला लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके सारे डेजर्ट प्लांट्स वाले आ जाएंगे, क्योंकि डेजर्ट के अंदर ही बेटा वहां पे पानी की कमी होती है। देन ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीप जाती हैं ताकि वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहेवियरल एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स बिहेवियर, उनके बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में लिखना है। सो देखिए बिहेवियर में क्या क्या बदलाव आता है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली बात है, जैसे कि एनिमल्स हैं वो बरों में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि माइग्रेशन नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। और जैसे क्या लिख सकते हैं आप, लिजार्ड है, सनबास्क वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट्स टू प्लांट, प्लांट के लिए लाइट कितनी जरूरी है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा था, देखिए फ्लावरिंग के लिए प्लांट को जरूरी है, देन ऑब्वियसली फूड वो अपना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो ये वाला पॉइंट भी आएगा। देन बेटा उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वाटर स्केर्सिटी इन अडेप्टेशन ऑफ एनिमल, सेम चीज, वाटर स्केर्सिटी से एनिमल कैसा, तो वही कंगारू रैट वाला आ जाएगा। टेम्परेचर से एनिमल्स कैसे अडेप्टेशन करते हैं, तो अब यहाँ पे हाई और लो की बात नहीं करी, सो आप यहाँ पे एलन रूल वाले में भी लिख सकते हैं कि उनकी शॉर्ट लिम्स होते हैं, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं विल्सन रूल जो मैंने आपको बताया था, उनकी हेयर होते हैं ज्यादा। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उनकी फैट की लेयर होती है, फैट की लेयर, सेम आप जो गर्म जगह पे रहते हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, लिस्ट द वेरियस एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब यहाँ ना बेटा देखिए हम कौन कौन से फैक्टर्स को लिखेंगे, ये वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। तो अब आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहला हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा जहाँ पे या तो आपको एक कोई फैक्टर के बारे में लिखना है, या आपको अगर सारे फैक्टर्स पूछे गए हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाए थे वो पॉइंट उसके अंदर जरूर होना चाहिए। तो जब आप टेम्परेचर को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको लिखना होगा कि कौन सी रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है,
नॉर्मल रेंज वाले। उसके बाद आपको लिखना होगा कि एक्सट्रीम में कौन से पाए जाते हैं, जो आपके 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कौन से वाले लिखने हैं, इसमें आपको वो वाला पॉइंट मेंशन करना होगा कि यूरी हेलाइन और हेलाइन बोल रही हैं, क्या है, स्टेनोथर्मल एंड यूरी थर्मल वाला पॉइंट आपको लिखना होगा। देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर जैसे आपका लाइट हो गया, तो लाइट में अगेन यू हैव टू राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, कि लाइट बोथ प्लांट एंड एनिमल में कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना होगा कि एनिमल में मैंने बताया था कि सर्च ऑफ फूड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटिंग करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं, रातों को जगते हैं भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म डे टाइम एक्टिव होते हैं। सेम प्लांट के केस में जस्ट हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। देन उसके बाद बेटा आपका जैसे आ गया वाटर। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, आपको ये स्पेशली मेंशन करना होगा कि जो टेम्परेचर है इट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, और वाटर जो है इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। फिर वाटर में क्या क्या लिखना है कि इसकी सैलिनिटी कंडीशन, देन अगेन स्टेनोहेलाइन एंड आपका यूरोहेलाइन आएगा। बेटा लाइट में आप वो वाला पॉइंट मेंशन करेंगे स्कियोफाइट्स वाला, ठीक है, और आपके हीलियोफाइट्स। फिर उसके अलावा क्या लिखना है, इसमें मैंने आपको डाययूर्नल और नॉक्टर्नल बताया था। सेम यहाँ पे स्टेनोहेलाइन और यूरीहेलाइन आ जाएगा। फिर आपके पास सॉइल आ जाएगा, और सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होती है, सॉइल कैसे बनती है। मतलब पूरा प्रोसीजर नहीं लिखना कि सॉइल कैसे बनती है, ये लिखना है कि सॉइल के जो बनने का प्रोसेस है उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, सॉइल का साइज, ग्रेन का साइज कैसा है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए नाउ बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एग्जांपल बताने हैं, जैसे कि एंडोथर्मिक एनिमल के एग्जांपल, यानी वो एनिमल जो कि अपनी बॉडी की हीट को यूज करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें कौन से आ गए आपके, कोई भी मैमल्स के नाम लिख दीजिए एंड बर्ड्स के नाम लिख देंगे। देन एक्टोथर्मिक में क्या आ गया, इसमें बेटा आप फिशेस लिखेंगे, पाइसेस, कोई भी फिश का नाम लिख लीजिए। देन आप इसमें आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म ऑफ द बेंथिक जोन, तो बेंथिक जोन क्या बताया था, जो मैंने डीप ओशंस में रहते हैं, बहुत नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एल्गी, एल्गी कौन से, कुछ ग्रीन और काफी रेड। देन उसके बाद साइनोबैक्टीरिया विच इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, एक मिनट, बैक्टीरिया, कुछ आर्की बैक्टीरिया भी नीचे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉपुलेशन क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। सो कभी भी डिफाइन वाला क्वेश्चन आए, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन क्या होता था, पॉपुलेशन का मतलब है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज that share or compete for similar resources। ठीक है, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए एक एरिया में रहते हैं, lives in same geographical area and interbreed। तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी पॉपुलेशन की। कम्युनिटी क्या होता है, दो तीन पॉपुलेशन मिलकर के एक कम्युनिटी बनाती है। तो इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, सेम एरिया में रह रहे हैं, ऑब्वियसली एरिया सेम ही है, एक ही एरिया की कम्युनिटी होगी, रिसोर्सेज सेम है,
लेकिन इंटरब्रीड नहीं करते, दे डू नॉट इंटरब्रीड, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज हो गई ना यहाँ पे। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच। हमको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताना है और ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो बेटा सबसे पहले आपका हो गया कमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म क्या होता था? जहाँ पे एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, जैसे कि बार्निकल्स हो गए, ऑन व्हेल, सी एनिमो एंड क्लाउनफिश हो गई। इस तरीके के हमने मैंगो और ऑर्चिड किया। देन पैरासिटिज्म, जहाँ पे एक को नुकसान और आपका एक को फायदा होता है। तो पैरासिटिज्म में आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि लाइस हो गई, या जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम हो गया, या मॉस्किटो हो गया। देन बेटा कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज एक कंडीशन होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का कलर बदलता है प्रीडेटर से बचने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स कलर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ और हाइड फ्रॉम प्रीडेटर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो गया? आप गिरगिट जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर आपका म्यूचुअलिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को ही फायदे होते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल पढ़े, जैसे पॉलिनेशन करने वाले, फ्लावर्स में पॉलिनेशन। देन बहुत अच्छा होगा अगर आप एक टाइट 1-to-1 वाला एग्जाम्पल भी लिखेंगे। इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का मतलब है जब दो स्पीशीज अलग अलग, दो स्पीशीज आपकी आपस में कंपीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डियर है और गोट है, वो आपकी एक ही जगह की ग्रासेस को खा रही है। तो ये आपका क्या हो गया? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे दिया है with the help of a suitable diagram describe the logistic population growth curve। so logistic population growth curve पे क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा कि वर्ल्डहर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, और ये बेटा एक्चुअली क्या होता है? रियलिस्टिक होता है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसने दिया था? दूसरी चीज कि यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये एक एस शेप का कर्व देता है और ये ही बेटा रियलिस्टिक होता है। आपको यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखनी होगी, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को एक्सप्लेन करना होगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी हैबिटेट की वो कैपेसिटी जो विच हैव इनफ रिसोर्सेस, जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन कैन स्टे, उसके ओवर पॉपुलेशन को वो नहीं रख पाएगी। अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ कैसे बताया था? इस तरीके से इसका ग्राफ होता था। अब ये पूरा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम। तो आपको पूरा लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, वो सारा एक्सप्लेन करना होगा। सो पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एकदम से बढ़ रही है, फिर उसके बाद इस तरीके से हो जा रही है। सो लैग फेज, उसके बाद आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है, थोड़ा सा स्लो होता है, फिर बेटा लॉग फेज आता है, एकदम से ज्यादा बढ़ती है, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और फिर आपकी कांस्टेंट हो जाती है, एसिम्प्टोट कंडीशन हो जाती है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। नाउ अब यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन बेस्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करता हुआ यहां पे हमको बताना है बेस्ट एग्जाम्पल। अब देखिए बेस्ट जो स्टेटमेंट है, पैरासिटिज्म में क्या क्या हमने पढ़ा था कि जो हमारा पैरासाइट होता है, इट इज जनरली और मोस्टली इट इज स्मॉलर देन दी होस्ट। होस्ट से वो छोटा होता है, उस पे फीड करता है। इट कैन बी एक्टो पैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर रहता है, इट कैन बी एंडो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहता है। उसके पास ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पैरासिटिज्म को। अब देखिए वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, ये तो बिल्कुल सही है।
क्योंकि यहाँ पे एक बेनिफिट है और दूसरे को नुकसान होता है। बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वन ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टिव एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड, ये भी गलत है भाई, ये तो आपका कमेंसलिज्म हो गया। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अफेक्टेड, ये बिल्कुल सही है। तो ये कंप्लीट बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा, तो या तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पे आएगा, तब भी आपको वही लिखना है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कोई भी बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ही लिखने हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वही बेटा, डेथ रेट, बर्थ रेट, देन सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको बोलना है कि आपको एनी 3 लिखने हैं, तो जब कोई भी 3 लिखने होंगे तो यू कैन एक्सप्लेन दीज 3। ठीक है, चलिए अब अगली क्वेश्चन में हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अब इसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होती है वो भी क्वेश्चन आता है, जहां पे डेथ रेट, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन सारे आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे अफेक्ट होगी अगर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, चलिए नाउ अब बेटा छोटा सा क्विज करते हैं। सो नाउ यू हैव सीन पूरे जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं एनसीईआरटी में वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमने क्लास में लिखवाए हैं, इसीलिए हमने उसको डिटेल में नहीं लिखा। मैंने आपको जस्ट बताया है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि आपको किस तरीके से लिखना है। ऑलरेडी सारे नोट्स मैंने आपको क्लास में लिखवा रखे हैं, एज इट इज आपको वही पॉइंट्स उठा करके लिखने हैं। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे एंड अब क्विज का सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, Which of the following is not an example of prey-predator relationship? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कि प्रे और प्रीडेटर रिलेशनशिप का नहीं है? चलिए बताइए। अगला, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बताया गया था वो किसने दिया था बेटा? चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यार प्रे प्रीडेटर बोल रहा है, मतलब दूसरा दूसरे को एक दूसरे को खा रहा है भाई। प्रे मेरा यूजुअली छोटा होता है, प्रीडेटर मेरा यूजुअली लार्जर होता है। अब जैसे टाइगर ईटिंग अ डियर, बिल्कुल ये तो है प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। प्लांट नेपेंथिस ट्रैपिंग एन इंसेक्ट, नेपेंथिस मतलब ये जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, प्रीडेटर ये उसे खा रहा है, तो ये भी आपका होगा। क्रोकोडाइल किलिंग अ मैन, ये भी बेटा होगा। लेकिन अगर आप थर्ड देखेंगे, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग अ ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रह रहा है, दीज आर डिकम्पोजर्स। ये आपका प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला पूछा था कि ये कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय गॉस, जो क्या कहता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे स्पीशीज अगर जो सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, जो सुपीरियर होगा वो रहेगा और इंफीरियर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नाउ विद दिस थिंग हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।